आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। याद रखना, तेरी हार कभी तेरे हौसले से बड़ी नहीं हो सकती है। पूरे हिम्मत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोवेग से, पूरे है तो राम से जुड़िए हमारे संग। लीजिए कंटेंट का मजा। आपके सामने मुखातिब है महासागरीय जलधारा। अद्भुत है ये पेशकश नायाब ना बना दिया तो कहना। इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म। अब आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, आपके प्लेटफॉर्म पर दौड़ाऊंगा मैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, महासागरीय जलधारा, एक परिचय। जी हाँ, सबसे पहले किसी भी टॉपिक की शुरुआत आपके यूट्यूब चैनल से मैं जब भी करता हूं, एक परिचय के साथ करता हूं। ऐसा इसलिए कि जिससे आपके इसके बाद, अब की बात, कभी भी आपके साथ कोई अनहोनी ना हो। मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी पहले बारीकी को पकड़ लीजिए। सबसे पहले उसके बेस को जान लीजिए। बेस आ गया तो मैं इमारत बुलंद बनाऊंगा, ये मेरा दावा है। ये आपका विश्वास होना चाहिए हम पर। जी हाँ, हम पर, अपनी पढ़ाई पर, खुद पर बनाइएगा विश्वास। आइए जुड़िए हमारे साथ। महासागरीय जलधाराएं, एक परिचय आपके स्क्रीन पर लगा रखा हूं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि आज महासागरीय जलधारा का हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे कि ये होते क्या हैं, आए कहाँ से, पढ़ना क्यों है, क्या इंपॉर्टेंट है इनमें। जी हाँ, जलमंडल पार्ट 6 ऊपर लिखा है। इसका सीधा ताल्लुकात है कि हम जलमंडल संबंधी वीडियोज को लगातार देख रहे हैं और ये उसका 6वां हिस्सा है। तो क्रमबद्ध तरीका अपनाइएगा, बहुत ही जल्दबाजी में कहीं आगे निकल ना जाइएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। तो महासागरीय जलधाराओं में हम बात करें कि सबसे पहले हम लोग इस महासागरीय जलधारा के माध्यम से क्या क्या बातें जानने वाले हैं, उन पर हम सबसे पहले एक ग्राफ बना देते हैं आपके सामने। देखिएगा, पहली बात तो महासागरीय जलधारा है क्या, इसका जवाब आपको मिलेगा। दूसरी बात इसकी उत्पत्ति संबंधी, उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर मैं विस्तार से चर्चा प्रस्तुत करूंगा। तीसरी बात, मैं इसके प्रकार की बात करूंगा और इसके बाद हम लोग इसके स्थिति के बारे में जानेंगे। सच पूछो तो इतनी बातों की जानकारी हमें लेनी होगी अगर हम जलधारा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत होना चाहते हैं तो। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, हम लोग बात करेंगे महासागरीय जलधाराओं को बहुत ही अच्छे ढंग से समझने के लिए, या ये कह दें कि निचोड़ने के लिए। पूरा पिरोना है इन्हें। ये हैं क्या, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके प्रकार क्या हैं, इनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में बात समझिएगा। ये हैं क्या, महासागरीय जलधाराएं हैं क्या? तो सीधी सीधी बात है, किसी भी परिस्थिति के कारण। अभी मैं इस बात की बिल्कुल बातें नहीं रखना चाहता कि आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो। मेरा कहना केवल इतना है, किसी भी परिस्थिति के कारण महासागरों में जल की धाराओं का निर्माण होना, किसी जलधारा का इधर जाना, किसी जलधारा का उधर जाना। आप जब भी महासागर का एक फिगर देख रहे होंगे तो अक्सर आपको वहां पर जल बहता हुआ दिखाई देगा। यही है जलधारा। जलधाराएं कई प्रकार की हो सकती हैं, इसलिए मैंने इसके प्रकार की बात की है और उस पर चर्चा होगी। तो महासागरीय जलधारा का मतलब क्या है, तो यहां सीधी सीधी बात यही करना है, महासागरों में होने वाला प्रभाव, महासागरों में होने वाला प्रवाह ही महासागरीय जलधारा कहलाएगा। जो होने वाला प्रवाह है वो क्या कहलाएगा, महासागरीय जलधारा कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। केवल इतना कहना था मेरा कि महासागरों में होने वाला प्रवाह ही महासागरीय जलधारा कहलाएगा। कुछ भूगोल वेत्ताओं ने, कुछ जानकारों ने इसे कहा है, भूगोल वेत्ताओं ने यानी भूगोल के जानकारों ने ये बात बोली है। भूगोल वेत्ताओं ने कहा कि
महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधाराएं समुद्र की नदियां हैं, समुद्र की नदियां हैं जो विभिन्न कारकों की वजह से प्रवाहित होती हैं। जी इस बात को समझिए, ये तो भूगोलवेत्ताओं का कहना है, अपने अपने लहजे में लोग बोला करते हैं, हम लोगों का लहजा बस एक रहेगा। महासागरीय जलधाराओं का बहना, किसी भी विशाल जलाशय में धाराएं बन जाना, वो है जलधारा। महासागरों के विशाल जलाशय में, विशाल हिस्से में धारा का बनना महासागरीय जलधारा कहलाएगा, कोई डाउट नहीं है। भूगोलवेत्ताओं यानी भूगोल के जानकारों ने कहा, इसके फिगर को देखा होगा ना, तो हम लोग भी अगर इसके फिगर को देखेंगे तो हमें मान लीजिए पूरा महासागर है, इसमें जगह जगह ऐसे आपकी धाराएं बहती हुई दिखाई देंगी। तो इसी को भूगोलवेत्ताओं ने माना कि ये तो यार बिल्कुल नदी जैसा लग रहा है, तो हम लोग इसे एक अलग परिभाषा में रखने का प्रयास किया। तो भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि महासागरीय जलधाराएं समुद्र की नदियां हैं, समुद्र की नदियां हैं जो विभिन्न कारकों की वजह से प्रभावित होती हैं, यानी प्रवाहित होती हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग महासागरीय जलधारा क्या है इस चीज को समझ चुके हैं। अब देखिएगा, हम लोग इसके उत्पत्ति की बात करेंगे। तो उत्पत्ति में इसमें दो महत्वपूर्ण कारक काम करेंगे, जिसका नाम है, एक तो कहा जाएगा प्राथमिक बल, प्राथमिक बल, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण महासागरीय जलधाराएं बनेंगी। ये प्राथमिक बल है, यानी उत्पत्ति होने के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो जलधाराएं हैं। इसलिए इस पर तो मैंने विभिन्न कारकों की बात की है ना। जो जलधाराएं हैं, ऐसा नहीं किसी एक कारक की वजह से, हवा आ गई तो जलधारा बनेगी, पृथ्वी घूम रही है तो जलधारा बनेगी। क्लियर है, इस बात को समझिएगा। तो इन्होंने कहा कि कुछ प्राथमिक बल के कारण हैं और कुछ द्वितीयक बल के कारण हैं। तो अलग अलग तरीके के दो पार्ट बन जाएंगे। इसमें पहला हो गया घूर्णन गति, दूसरा हो गया आपका, जैसे ये मान के चलें कि एक कारक के अंतर्गत कई कारकों द्वारा, कई माध्यमों द्वारा ये बात सिद्ध की जाती है कि आपका ये यूट्यूब चैनल है या हम हैं या आप हैं, तो जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिस व्यवस्थित रूप से हम लोग कार्य क्षेत्र का निर्वहन कर रहे हैं, वाकई इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो आप, एक तो हम, एक तो फिर ये स्टूडियो, एक तो फिर अन्य प्रकार के माध्यम जो हमने अपना रखे हैं। ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई एक हट गया तो चीज़ें प्रभावित हो जाएंगी, यानी उनमें समस्या आ जाएगी। यही चीज़ समझना। तो यहाँ घूर्णन गति हो गया। घूर्णन गति के बाद देखिएगा, प्रचलित पवनों की वजह से होगा, प्रचलित पवनों की वजह से ऐसा होगा। तथा एक महत्वपूर्ण बात मैं और आपको बता दूं, कैरियोलिस प्रभाव या कैरियोलिस इफेक्ट या कैरियोलिस बल कहा जाएगा, या जो भी कह लें आप, किसी भी तरीके से आ जाए। तो ये तीन हिस्से जो हैं, ये हमारी महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के तीन महत्वपूर्ण पहलू जो कि प्राथमिक बल के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इनकी वजह से जलधारा उत्पन्न हो रही है। क्या इतने में सीमित हो गए? नहीं, अभी कुछ लोग द्वितीयक बल की भूमिका निभाएंगे। द्वितीयक बल इन्हीं की वजह से, इन्हीं कारकों की वजह से, यानी इनके वजह से और इनके वजह से ही हमारे महासागरीय जलधाराओं का निर्माण होता है। क्लियर चल रहे हैं? देखिएगा, द्वितीयक बल में क्या आएगा? तापमान आएगा, तापमान। इसके बाद वाष्पीकरण, क्रम से मैं लिखने का प्रयास भी कर रहा हूं। तापमान, वाष्पीकरण, इसके बाद आ जाएगा लवणता, इसके बाद आ जाएगा घनत्व। ये सब एक दूसरे पर निर्भर है, ये सब एक दूसरे पर निर्भर है। जी हाँ, अगर हम प्रकार की बात करेंगे, अभी मैं एक ग्राफ आपको दे रहा हूं, इस ग्राफ को आप रखेंगे अपने पास, इसके बाद हम लोग सहजता से इस पे आगे का वर्क करेंगे। प्रकार में देखिएगा, प्रकार दो होगा इसका, एक तो गति के आधार पर, और गति के आधार पे आपको पता है एक तीव्र वाला होगा, एक धीमा होगा। यानी कोई जलधारा बहुत ही तेज बहेगी और कोई जलधाराएं धीमी चलेंगी। क्लियर है? तो ये तो गति के आधार पे बन जाएगा।
तापमान के आधार पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तापमान के आधार पर, जिसे आप गर्म जलधारा कहते हैं, गर्म जलधारा, और एक आप पढ़ेंगे ठंडी जलधारा, जहां से एग्जामिनर महोदय प्रश्न किया करते हैं कि कौन सी जलधारा, लैब्राडोर जलधारा कैसी है ना, वो हमसे इस तरीके के प्रश्न हमेशा करते आए हैं, तो हम लोग उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तापमान यानी तापमान के आधार पर एक गर्म जलधारा हम लोग पढ़ेंगे और ठंडी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा यही है और यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हम लोग पूरा निराकरण करने आए हैं और पूरी चीज़ की जानकारी हासिल करके ही रहेंगे। यहाँ देखिएगा, स्थिति का मतलब हुआ कि कौन सी जलधारा कहाँ है, किस महासागर की है, किस महासागर में है, किस देश के आसपास बह रही है, ये बात है, किस महासागर में है, किस देश के आसपास बह रही है, ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही। तो इसलिए हम लोग अपने इंपॉर्टेंस को बनाएंगे, अपने महत्व को साबित करने के लिए इन तथ्यों का अवलोकन यथार्थ रूप से करने वाले हैं। जी हाँ, तो अभी तक हमने देखा कि हम लोग महासागरीय जलधारा के पार्ट 1 में यानी एक परिचय में जलमंडल पार्ट 6 में मुखातिब हुए हैं, और इस व्यवस्था में, इस अभिप्राय में जब हम ये लोग एक परिचय बना रहे हैं तो हमारा सीधा परिचय किससे है, महासागरीय जलधाराओं से। तो सबसे पहला ताल्लुकात हमारा रहा कि महासागरीय जलधाराएं हैं क्या। तो आपको पता चला कि जो धाराएं बनती हैं, जो महासागरों में जलों का गति होना होता है, वो एक विशेष प्रकार की धाराओं का निर्माण कर देते हैं। वो विभिन्न प्रकार से होते हैं या विभिन्न प्रकार के कारकों के कारण होते हैं। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसे समुद्र की नदियां माना है, इस बात की जानकारी होगी। उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर भी चर्चा हुई। तो हम लोग ये जान चुके हैं उत्पत्ति दो विभिन्न प्रकार के कारकों से होती है या दो विभिन्न प्रकार के पहलुओं से होती है। जैसे जिसे एक को प्राथमिक बल और दूसरे को द्वितीयक बल की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। जो प्राथमिक बल वाला हिस्सा है उसमें आपने देखा पृथ्वी की घूर्णन गति है, आपके स्क्रीन पर वो साझा मैं कर चुका हूँ। दूसरा प्रचलित पौने हैं, तीसरा कैरियोलिस इफेक्ट है, यानी हमें इन्हें क्रम से समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या इनकी वजह से सचमुच हो रहा है। तो अभी इसके ठीक बाद मैं इस बात पर आऊँगा। द्वितीयक बल में जहाँ हम लोगों ने देखा है कि तापमान, वाष्पीकरण, घनत्व, लवणता और घनत्व, ये जो क्रम, ये सीक्वेंस लिखा है, मैंने आपसे कहा कि एक दूसरे के ये पूरक हैं। तापमान होगा ज़्यादा, वाष्पीकरण होगा ज़्यादा, वाष्पीकरण होगा ज़्यादा, लवणता बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा, ये सारी बातें। और हमने देखा कि इसके जो प्रकार हैं, वाकई में टाइप्स जिनकी बात कर रहे हैं, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभावी हैं। और इसमें एक गति के आधार पर होता है, तो गति के आधार पर ये बताया जाए कुछ धाराएं धीमी चलती हैं और कुछ धाराएं अपेक्षाकृत तेज चलती हैं, इसीलिए उनको धीमी या तीव्रगामी कहा जा सकता है। तापमान के आधार पर दो प्रकार का, एक गर्म होगी, एक ठंडी जलधारा होगी, आपके स्क्रीन पर है। और हम लोग इसके अंतर्गत ये पढ़ने वाले हैं कि इसकी स्थिति क्या है, ये महासागरों में कहाँ कहाँ और किस किस देशों से बिलोंग करती हैं। जी हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के लें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में। वाकई में हम लोग पूरे सीक्वेंस से, क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को आगे ले जाएंगे। जी हाँ, हौसला बनाए रखिए, बहुत कुछ आपके सामने, आपके प्लेटफॉर्म पर ला करके छोड़ेंगे। आपके विश्वास को जीतने हम आए हैं और उम्मीद है हमें पूरा कि हम इस आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। देखिएगा, हम बात करने वाले हैं उत्पत्ति की। उत्पत्ति, महासागरों में जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर मैंने अभी आपसे कहा कि इसके दो महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसमें पहला है प्राथमिक बल, प्राथमिक बल, और दूसरा है आपके सामने द्वितीयक बल। प्राथमिक बल और द्वितीयक बल, हम यह भी कह सकते हैं कि प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक, विभिन्न कारकों की वजह से जलधाराएं उत्पन्न हो रही। कोई एक व्यक्ति या एक ही कारक इसकी गारंटी नहीं लेगा कि मेरी वजह से ऐसा होगा, नहीं, सब लोग मिल करके इस पूरे कार्य दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए सारे लोग इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। हम बात क्या करेंगे उत्पत्ति में प्राथमिक बल में पहला, और आपको स्पष्ट होना चाहिए कि सचमुच केवल मेरे कह देने से नहीं, प्राथमिक बल में पहला है घूर्णन गति, इसी के अंतर्गत है, इस बात को ध्यान रखें। प्राथमिक बल के अंतर्गत पहला मामला है घूर्णन गति का। क्या घूर्णन गति के कारण हमारी जलधाराएं चलती हैं?
हम ये कहेंगे हाँ चलती हैं, तो आपके मस्तिष्क में पहले वो खुरापाती प्रश्न आना चाहिए, अरे चलती है तो कैसे, क्या कारण है, और चलती है तो किधर, चलती है तो चल तू मेरे संग में। ये कब होता है? ये तब होता होगा कि जब हमारे मन में वो प्रश्न गूंजे, वो प्रश्न आए, तब हम ऐसा करेंगे। देखिएगा, तो घूर्णन गति के कारण सबसे पहली बात तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति आवर्ष की दर से घूम रही है, प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से परिक्रमा कर रही है। अद्भुत है, ये अद्भुत है। अगर इसे सोच लो तो एक बार सहम जाए दिल। सोच लो कि हमने मकान बना रखा है, सोच लो हमने ये अपने आप को कहीं स्थापित कर रखा है, और जिस पर हैं हम, जिस गाड़ी पर हैं हम, वो दो प्रकार की विभिन्न गतियां कर रही है, पूरी स्वच्छंद रूप से अंतरिक्ष में दो विभिन्न गतियां साथ साथ कर रही है। एक तो परिक्रमा, वो भी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। सोचो इतनी स्पीड से कोई गाड़ी चले, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड में पहुंच जाए, इतनी तेज तो परिक्रमा कर रही है। और फिर देखना 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अक्ष पर भी घूम रही है। फिर भी हमें मालूम नहीं है, फिर भी हमें महसूस नहीं है। इसका सीधा कारण है कि आप भी उसी के साथ साथ गति कर रहे हैं। जिस तरीके से आप रेलवे में सफ़र कर रहे हो, किसी ट्रेन में बैठे हों, किसी एरोप्लेन में बैठे हों, बैठ जाने के बाद एक निश्चित पीरियड के बाद आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि हम इतनी वेग से चल रहे हैं, क्योंकि हमारा वेग ठीक उसके साथ बन जाता है। इसलिए हमें ये बात मालूम नहीं होती है, लेकिन मान के चलना ये रफ्तार क्लियर है। तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। इसे एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का अंतराल लग जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी का परिचय मैं दे चुका हूँ। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर घूम जाती है, इसका मतलब एक दिन पूरा हो गया। इसी एक दिन के अंतराल में एक बार आपको रात और 12 घंटे की आपको लगभग अनुमानित दिन मिल जाता है, जिसका पूरा मजा आप अपने जीवन काल में उठा रहे होते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता है कि कब हमारी जिंदगी निकल जा रही है। आदमी एक स्वप्न है और आदमी अपने स्वप्न को स्वप्न ही बना लेता है। ये जानकारी आपको लाजमी है और मैं बहुत ही आपको आध्यात्मिक होने नहीं दूंगा, लेकिन इतनी बात आप ध्यान रखें, जिंदगी का सफ़र है बड़ा सुहाना, लेकिन वो अपनी हाथों में नहीं है, बड़ा है बेगाना। जितनी रफ्तार उसकी आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आप सोचो जरा, जब हम छोटे थे और छोटे होने के बाद हम बड़े होने का इंतजार कर रहे थे बड़े वेग से, लेकिन अब सोचना जरा, कुछ पल जिंदगी के यूं ही गुजर जाएंगे जब तक आप वक्त के दहलीज पर माथा टेक कर आएंगे। आप जब तक सर्विस पाते हैं फिर आपको एक अलग जिम्मेदारियां घेर लेती हैं। बहरहाल ठीक है, आपको संघर्ष करना है। लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है, और इस संघर्ष से जो हट गया उसका जीवन बेकार है। इसलिए संघर्ष जरूरी है, हमारे मायने हैं। आपको संघर्ष करने की विशेष आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता है। मैं आपके दर्द को कुरे देना नहीं चाहता। देखिएगा, तो 1670 किलोमीटर प्रति आवर्ष 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड की रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ी पर हम सवार हैं। यहां प्रश्न पूर्णमहासागरीय जलधारा से क्या बनेगा? ध्यान देना, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व क्या कर रही है? परिभ्रमण कर रही है। कौन? हमारी पृथ्वी। परंतु हमारा एग्जामिनर देखिए क्या कहेगा, परंतु इसके जल की दिशा विपरीत है। ये अद्भुत हो गया। जल का बहाव क्या है? जल का प्रवाह विपरीत है। इसलिए जब भी कभी पूछे एग्जामिनर तो इस बात की बाबत जानकारी आप तक प्रेषित मैं कर चुका हूं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, लेकिन जल का जो प्रवाह है ये क्लॉकवाइज है, यानी उसके ठीक विपरीत घूम रहा है। तो जैसा भी पूछे एग्जामिनर, एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, आपको पता है ये मामला एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये हमारी पृथ्वी का है, तो जैसा भी पूछ लिया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला जो मामला है जल का जो प्रवाह है ये है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। तो जैसा भी प्रश्न वो पूछना चाहेंगे बताने का प्रयास आप कीजिएगा। मेरा मानना कि आप तक ये मामला पहुंच चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हम तो साथ साथ चल रहे हैं, हम भी वहीं हैं और जल भी वहीं है? तो ध्यान देना, आप जल से कहीं विशालकाय तो नहीं है,
पृथ्वी की घूर्णन इतनी भी ज़्यादा नहीं है, इतनी भी स्पीड नहीं है कि इतने विशाल जलाशय को 71% हिस्से को इतनी आसानी से बहा ले जाए। खरे झोंके नहीं हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। तो ये जल है, ये जल है, और इसने अपने रुख को बदल दिया है। मैं तेरे साथ नहीं चलने वाली, तो जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं तेरे विपरीत ही जाने वाली हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये विपरीत जाने वाला है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। मैं घूर्णन गति से संबंधित बात को आप तक पहुँचाने का सफल प्रयास कर चुका हूँ। अब मैं दूसरी बात करूँगा। इसी प्राथमिक बल के दूसरे हिस्से में यहाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मिलने वाली है, प्रचलित पौने। इस बात को आपको समझाने में मुझे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होने वाला है। प्रचलित पौने क्या है? प्रचलित पौने का मतलब जिनका ज़्यादा प्रचलन हो, ऐसी पौने जो वर्ष भर अपनी दिशा नहीं बदलती हैं, या ये कह दें कि ऐसी पौने जो वर्ष भर एक ही स्थिति में एक ही स्थान पर अनवरत रूप से चला करती हैं, उन्हें हम प्रचलित पौने कहते हैं। ध्यान देना, प्रचलन में वही होगा जो बार बार होगा। गैर प्रचलन की बातें तो कभी कभार होती हैं। अपने जीवन से जोड़ लो, जो प्रचलन में होगा वही बार बार होगा। जो आपके समाज की रीतियां होंगी वही आपके साथ अपना ही जाएंगी। यही है प्रचलन। और जो प्रचलन में नहीं है वो बार बार नहीं हो सकता है, वो कभी कभार हो जाएगा। और जमाना आपको उतना फिर इफेक्टिव मानेगा भी नहीं, है कि नहीं? ये तो आप जान ही रहे हैं। तो मेरा कहना ये था कि प्रचलित पौनों का बहुत लेना देना नहीं। आप इतनी बात समझें, जो वर्ष भर एक ही स्थान पे चलें, वर्ष भर चलें, वर्ष भर चलें, यथा स्थिति बनी रहे, यथा स्थिति बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को समझने में बहरहाल जिस दिन पौनों वाली बात करूंगा वहाँ इस पर विस्तृत चर्चा हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जलधारा से संबंधित क्वेश्चन को जानना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी सीखने तो हम आए ही हैं, तो जो भी चीज़ें मिले हमें जानना ही जानना है। तो प्रचलित पौनों की वजह से भी महासागरीय जलधाराएं बनती हैं। ये प्राथमिक बल के घोतक हैं। इसमें होता क्या है, ध्यान देना। अगर मैं आपको बात बताऊं कि पौनों को चलने का तरीका ही बता देता हूं, एक चीज समझना। हकीकत में क्या है, हवाएं जब रफ्तार से चलेंगी, गर्जता 40, भयंकर 50, चीखता 60, एग्जाम में प्रश्न बन करके आपके सामने आए कि नहीं आए? आए। इसका मतलब वो भयंकर रूप से चलने वाली हवाएं हैं। और जब ये चलेंगी ना तो जल के बहाव को ले जाएंगी, जल को बहा करके ले जाएंगी, ये मामला होगा। तो ये चीज, तो पौनों की वजह से जल की धाराओं का निर्माण होना तय है। जितनी तीव्र पौने होंगी जल धाराएं भी उतनी तीव्र हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, तो प्रचलित पौने जो कि वर्ष भर यथास्थिति पर चला करती हैं, यथास्थिति बनाए रखती हैं, उसमें सीधी सीधी बात है कि हवाएं उच्च वायुदाब से, हवाएं उच्च वायुदाब से, हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चला करती हैं, निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। इतनी बात समझ लीजिए। उच्च वायुदाब से किधर जाएंगी हवाएं? निम्न वायुदाब की तरफ जाएंगी। हवा का सीक्वेंस आएगा वहां बताएंगे, लेकिन अभी इतना समझ लें। और इतने में मेरा मानना है कि आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन हल हो जाएगा। प्रचलित पौने वर्ष भर यथास्थिति बनाए रखेंगी। एक बात दूसरी हम लोगों ने समझा कि उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ चला करती हैं। देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, जिसे हम 0 कह लें और इसे हम 10 कह लें, 0-10 डिग्री का हिस्सा जो है ये होगा आपका निम्न वायुदाब। कैसा होगा? निम्न वायुदाब पेटी होगी। यहाँ क्यों होगी? क्योंकि यहाँ घूर्णन बहुत ही तेज है। सबसे ज्यादा वेग से घूर्णन यही है, जो 1670 किलोमीटर की रफ्तार हमने बता रखी। सबसे तेज पृथ्वी कहाँ घूमेगी? बीच में। इसका मतलब हवाओं का वेग आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि इसके विपरीत हो जाएगा और यहाँ निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल अलग है। वायुदाब के हिस्से में मैं बताने का प्रयास रहेगा हमारा। यहाँ बस इतनी बात समझें। यहाँ देखिए, ये वाला जो दायरा मैं बना रहा हूँ, इसको हम 30 से 40 डिग्री कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। यही बात यहाँ भी होगी, यही बात यहाँ भी होगी। इसे भी हम 30 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानेंगे। ये जो हिस्सा होगा ये उच्च वायुदाब होगा भैया, उच्च वायुदाब। और ठीक यहाँ तक यानी 60 अंश तक ये वाली जो पेटी 60 से 65 अंश बनाएगी, 60 से 65 जो बनाएगी, इसे हम लोग पुनः निम्न वायुदाब कहेंगे, निम्न वायुदाब कहेंगे। इसके बाद जब आप ऊपर चले जाएंगे पुनः आप इसे उच्च वायुदाब कहेंगे, उच्च वायुदाब। यही प्रक्रिया सदैव नीचे भी रहेगी। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही होने वाला है।
कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, हम लोगों ने बात क्या किया, निम्न वायुदाब, फिर इसके बाद उच्च वायुदाब, इसके बाद पुनः निम्न वायुदाब, पुनः उच्च वायुदाब। याद करना बिल्कुल आसान, पहले कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, कम ज्यादा कम ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कम ज्यादा कम ज्यादा, ऐसे ही तो काम करना है हम लोगों को। कोई यहाँ आपको समस्या बिल्कुल होने वाली ही नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान तरीका इसका है। अब समझे तो हवाएं, ये उच्च वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब है, इसका मतलब हुआ ये उच्च वायुदाब है। यहाँ फिर पुनः आप पहुंचेंगे तो ये निम्न वायुदाब मिल जाएगा। तो हवाएं कैसे चलेंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, यही ना, ये उच्च वायुदाब है, हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ भगेंगी। यानी हवा या तो इधर से इधर आएगी, हवा या तो इधर से इधर आएगी। दोनों बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बताना जरा, हो गई ना। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाएंगी। हमारी पृथ्वी उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब कैसे दिखाई देते हैं, इस तरीके से दिखाई देते हैं। यहां तक की बात समझ में आगे होगी। देखना, अभी हम लोग जहां बात कर रहे हैं गुणन गति का, प्रचलित पवनों का, वहीं सीधे हमने लिखा हुआ कैरियोलिस इफेक्ट, कैरियोलिस बल, इसको भी लगे हाथ समझ लीजिए। कैरियोलिस बल का मतलब क्या होता है, कैरियोलिस बल का मतलब पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं का दाएं या बाएं मुड़ना ही कैरियोलिस इफेक्ट है। समझिए, कैरियोलिस का मतलब क्या है, हवाओं का दाएं या बाएं मुड़ना, यह मामला है कैरियोलिस इफेक्ट का। हवाओं का दाएं या बाएं मुड़ना क्या कहलाता है, कैरियोलिस बल कहलाएगा। इसी बीच में फेरल साहब आएंगे, वो अपने नियम का लोहा मनवाएंगे। फेरल साहब आएंगे, आपको बहुत बड़ा एस दे जाएंगे, ये लीजिए, ऐसा कर दिया उन्होंने। इसको कह दिया उत्तरी गोलार्ध, इसको कह दिया दक्षिणी गोलार्ध। याद करना हुआ बिल्कुल आसान। देखना, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं मुड़ रही हैं, दिख रहा है ना आपको, तो याद हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं मुड़ती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाएं मुड़ती हैं। आपको ट्रिक पता चला, क्लियर है ना। फेरल का नियम क्या कहता है कि एक एस बना लो, फेरल का नियम कहता है एक एस बना लो, उत्तरी गोलार्ध ऊपर, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, कुछ भी अलग नहीं है। एस ने ऊपर देखना दाएं मुड़ना दिखाया है और नीचे वाला एस का हिस्सा बाएं मुड़ना दिखा रहा है। क्लियर है कि नहीं, बातें क्लियर है, स्पष्ट है आपके सामने। तो दाएं या बाएं मुड़ जाएंगी हवाएं, और ये चीज आपको याद रखना बिल्कुल आसान रहेगा। तो हम लोगों ने एक और बात जान ली है, फेरल का नियम, फेरल का नियम क्या कहता है, फेरल का नियम यही कहता है उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाएं मुड़ेंगी। फेरल ने किसका सिद्धांत दिया, वायुदाब का सिद्धांत दिया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की बातें क्लियर है ना। तो फेरल का संबंध वायुदाब से बना रहा। यहां समझिएगा, अब एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा अलग अलग प्रकार से। देखना, जो यहां हवाएं चलती हैं 30 से 40 वाले हिस्से में, जो ये हवाएं हैं जो इधर आ रही हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जो आ रही हैं, इन्हीं हवाओं को व्यापारिक पवन कहा जाता है, व्यापारिक पवने। और जो यहां हवाएं चलेंगी, इन्हीं हवाओं को पछुआ पवने कहा जाता है। ठीक है, व्यापारिक पवनों का मतलब इनका नामकरण नाविकों ने किया है, क्योंकि उस समय प्राचीन काल में जब नाविक किसी भी सामग्री का आदान प्रदान किया करते थे, यानी आयात निर्यात किया करते थे, उनकी जहाज़ों को ये हवाएं काफ़ी हेल्प करती थी। तो व्यापार में मदद हो रहा था, इसलिए व्यापारिक पवने इन्हें कहा गया। पछुआ पवने क्योंकि ये हवाएं वर्ष भर पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रभावित होती रहती हैं, इसलिए इन्हें पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। कोई बात नहीं है, यहाँ देखना इसी पवनों संबंधी क्वेश्चन और भी आते रहे। बहरहाल हम लोग महासागरीय जलधारा से जुड़े हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा इस पर नहीं करना चाह रहा मैं। ध्यान देना, याद कराने का तरीका आपको दे रहा हूँ, याद कर सकते हैं आप। यहाँ देखिएगा, अगर हम बात करें इस मामले का, यानी व्यापारिक पवन का उत्तरी गोलार्ध में और व्यापारिक पवन का दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों जगह अलग अलग दिशा होती है। याद रखिएगा, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। यहां जब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलेंगी इधर, और यहां देख रहे होंगे इधर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चल रही हैं। फेरल का नियम कहता है, फेरल का नियम कहता है उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं मुड़ेंगी,
तो यहाँ ध्यान देना, आपका सर नीचे है तो आपका किधर मुड़ोगे, इधर। इसका मतलब हुआ हवाएं इधर मुड़ जाएंगी, व्यापारिक पवनों की दिशा ये हो जाएगी। जबकि अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं तो फेरल का नियम कहता है आप बाएं मुड़ेंगे, इसका मतलब कुछ इस तरीके से होंगे तो आप बाएं मुड़ जाएंगे, कोई डाउट नहीं। क्लियर है ना? तो व्यापारिक पवनों की दिशा आपको समझ में आ गई होगी ना। आप इस तरीके से बना करके देख भी सकते हैं, कहीं भी एक नमूना बना लीजिए, एक स्क्रीन साझा कर लीजिए और इस तरीके का उत्तर पश्चिम पूरब लिख करके उसको सेट कर लीजिए, तो आप देख पाएंगे ये उत्तर है, ये पूर्व है। तो ये जो हवा है उत्तर पूर्व से चलकर कहाँ पहुंच रही है, दक्षिण पश्चिम पहुंच रही है। तो व्यापारिक पवनों की दिशा पूछी गई, एग्जामिनर ने पूछा कई बार, व्यापारिक पवनों का दिशा कैसा है, तो आप कहिएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। यह है व्यापारिक पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में। कोई डाउट है? नहीं ना। दक्षिणी गोलार्ध में देखना कुछ इस तरीके का मामला बन गया कि यानी हवा ऐसे मुड़ गई है, तो इस तरीके से दिखा दीजिए। इसका मतलब हुआ ये पूर्व है, ये दक्षिण। आप कहिए दक्षिण पूर्व से चलकर उत्तर पश्चिम जाती है। कहाँ? व्यापारिक पवने दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसीलिए इस रूपरेखा को समझ लीजिए, इस फिगर को एक बार समझ लेंगे तो इसके बाद आपको समस्या नहीं होगी। ठीक यही प्रक्रिया पछुआ पवनों के साथ होने वाली है, उनके भी साथ यही काम होगा। ये सारी बातें आपके सामने मैं साझा कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर ये है पछुआ पवने, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। फेरल का नियम क्या कहता है? फेरल का नियम क्या कहता है बताना जरा। फेरल का नियम आपसे क्या कहता है, यही बात हमें जाननी है। तो जो भी उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, जो ये पेटियां बन रही हैं, उस हिसाब से फेरल का नियम आपसे क्या कहेगा। फेरल का नियम पुनः उसे दाएं या बाएं मोड़ने का प्रयास करेगा, पुनः उसे दाएं मोड़ेगा या बाएं मोड़ देगा, यही तो काम करेगा ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, उच्च वायुदाब से जब आप निम्न वायुदाब की तरफ जा रहे हैं तो फेरल के नियमानुसार आप दाएं मुड़ जाएंगे, यानी आपकी दिशा इधर हो जाएगी, है ना। और जब आप इधर मुड़ जाएंगे और जब आप यहाँ हैं तो इस तरीके की आपकी दिशा हो जाएगी, ऐसे मुड़ते चले जाएंगे। ये आपकी पछुआ पवने हैं। और जब आप यहाँ हैं, यहाँ कहाँ पर, यहाँ पर, और जब आप कुछ इस तरीके का मुख बनाए हुए हैं तो आप दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि आपको बाएं मुड़ना है, तो आपको पूरी तरीके से पता है जब आप ऐसे रहेंगे तो आपका बायां इधर हो जाएगा। याद करना बिल्कुल आसान है, तीर जिधर जा रही ऊपर उसी दिशा में जा रही नीचे, ऐसा कुछ लग रहा है ना आपको। लेकिन जब आप इस दिशा वाले ग्राफ में इसे रखोगे तो आराम से बातों को जान पाओगे। बहरहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा था, ये तो एक छोटा सा मैंने इसका ट्रेलर दे दिया है, पूरी पिक्चर मैं इसे वायुदाब वाले हिस्से में दिखाऊंगा। जब मैं वायुदाब की पेटी को समझा रहा हूँगा, जब मैं वायुदाब संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान रहे होंगे तो हम लोग ऐसी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना कारगर है, इतना काफ़ी कि आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि पछुआ पवनों की दिशा कैसे होती है, पछुआ पवनों का दिशा दक्षिणी गोलार्ध में कैसे होती है, व्यापारिक पवनों की दिशा कैसे होती है। इन पवनों की वजह से महासागरीय जलधाराओं का निर्माण होता है। ध्यान देना, उत्तरी गोलार्ध में भूमि का हिस्सा ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय हिस्सा ज्यादा है। अब बात समझना, हवाएं बहुत ही रफ्तार से चलें दोनों ही गोलार्ध में, तो सबसे ज्यादा प्रवाह कहां पड़ेगा, सबसे ज्यादा दिखेगा कहां, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहां दिखेगा। तो आपको बिल्कुल लगेगा कि जहां ज्यादा भूखंड, हवाएं इतनी ताकतवर तो हो नहीं सकती कि भूखंड को ही झकझोर देंगी, नहीं ना। इसका मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा प्रभाव दिखेगा दक्षिणी गोलार्ध में। इसीलिए देखिएगा 30 से 40 अंश, ये जो मामला मैंने लिखा है 40 अंश, फिर 50 अंश, फिर 60 अंश, इसे ही गर्जता 40, भयंकर 50 और चीखता 60 कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हवाओं में 40 डिग्री पे चल रही है कौन, गर्जता 40। इसके बाद देखिएगा 50 पे कौन चल रही है, भयंकर 50, और 60 पे चीखता 60। इसका मतलब ये पछुआ पवने हैं। इन पवनों में दक्षिणी गोलार्ध में भयंकर रूप से चलने के कारण ये बहुत ही तीव्रगामी जल धाराओं का निर्माण कर देती हैं। मेरे हिसाब से आप कैरियोलिस इफेक्ट को जान चुके हैं और मेरे हिसाब से आप इस महत्वपूर्ण हवाओं के चक्र को भी जान चुके हैं, और इनसे बनने वाले तमाम प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर मैं ला चुका हूं। और इन्हीं पवनों की वजह से अब देखना जलधाराएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी। तो पृथ्वी का घूर्णन एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। दूसरा आपकी प्रचलित पवनें रही जो आपके स्क्रीन पर साझा हो चुकी है। फेरल का नियम क्या कहता है आपके सामने मैंने इसका उल्लेख कर दिया है
कैरियोलिस इफेक्ट क्या है, इसके बारे में भी जानकारी आपको देने का मेरा प्रयास शायद सफल रहा है, और शायद क्या, और अगर ये सफलता मिल चुकी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपका दायित्व है। अपने चैनल को मोटिवेट करें, हमें थोड़ी सी ऊर्जा और दें, जिससे पूरी तरीके से मैं इस कार्य दायित्व का निर्वहन कर सकूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये मान के लें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारी बात जहां बनी हुई उत्पत्ति कैसे होती है महासागरीय जलधाराओं का, बिल्कुल आपको सीरियस नहीं होने देना चाहेंगे हम। आप देखिएगा, द्वितीयक बल की हम बात करें। द्वितीयक बल यानी प्राथमिक बल संबंधी या प्राथमिक कारक को हम लोग जान चुके हैं कि घूर्णन के कारण, प्रचलित पवनों के कारण, कैरियोलिस इफेक्ट के कारण, फेरेल का नियम के कारण, तो ये हवाओं द्वारा या फिर पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा जलधाराओं का निर्माण होता है, कोई डाउट नहीं है। अब द्वितीयक बल में देखिएगा, द्वितीयक बल में हम लोगों ने बात की थी तापमान, क्रम से एक बार लिखूंगा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा था, वाष्पीकरण, तापमान वाष्पीकरण, इसके बाद हमने लिखा लवणता, और इसके बाद हमने लिखा घनत्व। ये द्वितीयक बल हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी वजह से जलधाराओं का निर्माण होगा। समझना, तापमान अधिक हो गया है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, लवणता ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा, कोई डाउट नहीं। जहां तापमान ज्यादा होगा इसका मतलब पक्की बात है यार, गर्मी बहुत ही ज्यादा होगी तो जल वाष्प बनकर तेजी से उड़ेगा ना, और जब जल वाष्प बन के उड़ेगा तो उसका खारापन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो लवणता ज्यादा होगी, वजना ही उसकी बढ़ेगी, तो कम एरिया में ज्यादा वजन हो जाएगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। तो तापमान, वाष्पीकरण, लवणता और घनत्व ये सब बढ़ते हुए अगर जा रहे हैं तो पक्की बात समझना, मान लीजिए ये कोई जलाशय है, ये जलाशय है, तो एक बिल्कुल तापमान यहाँ बहुत ही तेज है तो ये वाष्पीकरण यहाँ तेजी से होगा, इसका मतलब ये वाला हिस्सा दब जाएगा। तो जहां जल का हिस्सा, मैं देखिए दो प्रारूप आपको बना के दिखाई दे रहा हूं, तो जहां जल का हिस्सा ऊपर जाएगा तो कहीं जल का हिस्सा नीचे जाएगा, जैसे आप ज्वार भाटा पढ़ रहे थे। तो जहां ये वाला हिस्सा बनेगा, ये जहां जल का हिस्सा नीचे चला जाएगा और एक जगह जल का हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, जल घाटी, जल घाटी, क्लियर। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, जल टीला। तो यानी तापमान की वजह से जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो कहीं जल घाटी का निर्माण होगा तो कहीं जल टीला का निर्माण होगा, और जब जल इस तरीके से हो जाएगा तो पक्की बात है जल की धारा का निर्माण हो जाएगा। चीजें यहां आपको पता चल गई कि तापमान, वाष्पीकरण, लवणता और घनत्व का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इनकी वजह से हमारे जल में किस तरीके से गति हो रही है, और जब कोई गति होगी तो पक्की बात है जल की धारा का निर्माण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे समझिएगा, मैं इन चीजों को कम करता चला जाऊं, तापमान कम, वाष्पीकरण कम तो लवणता कम और घनत्व भी कम हो जाएगा। ऐसी दशा में यहाँ वाष्पीकरण नहीं होगा, यहाँ वाष्पीकरण कम होगा, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, जल की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगी, जल की सतह ऊपर उठेगी तो कहीं ना कहीं जल की सतह नीचे हो जाएगी। पुनः केवल ये अपने अंतर को बदलेंगे, जल घाटी इधर चली जाएगी, जल का टीला उधर चला जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात की भी जानकारी आप तक प्रेषित हो चुकी है, क्लियर है, आशा हमें है, विश्वास हमें कंटेंट आपको अच्छा लगा। एक परिचय की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने भी जान रखा है कि इसका परिचय कैसा रहा, कि ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। अब हम लोग इसके प्रकार की बात करेंगे और इसके स्थिति की। जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के एग्जाम में हाजिर होता है, जहां हम ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा का अलग अलग पार्टों में बेहतरीन अध्ययन करने वाले हैं और सबसे बनने वाले प्रश्नों पर पूरी विस्तृत चर्चा आपके यूट्यूब चैनल पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तैयार रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और आशा हमें विश्वास है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है और हमारी मेहनत रंग लाई है और आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मेरा सफल प्रयास चल रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका बनता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जोड़ना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को, पढ़ना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।